अब हम जानेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। मतलब मापन कैसे करते हैं, और गति के बारे में जानेंगे ना, मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, और भी चीज़ों के बारे में। तो इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई यानी क्या होता है? लंबाई यानी होता है लेंथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ, ठीक है। एवं गति, गति क्या होता है? मोशन का मापक। मापक यानी होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब किसी चीज को नापना। जैसे कि कोई, मान लो आप किसी स्केल से जब किसी चीज को नापते हो, ठीक है, तो किसी स्केल से नापते हो ना। मान लो किसी पेंसिल की लेंथ आपको नापनी है, ठीक है, ऐसी कोई चीज, तो वो मोशन। मोशन यानी क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मोशन होता है। कोई भी वस्तु अगर गति करे तो उसको कहते हैं मोशन में रहती है वो, ठीक है। इसमें और भी चीजें आपको पता लगेगी, फोर्स क्या होता है, ये सब, पर अपन धीरे धीरे इन चीजों को जानेंगे, इन चीजों से इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब दीपा एक जिज्ञासु बालिका है, ठीक है। दीपा क्या है? एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है। हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। नया सत्र मतलब न्यू ईयर, नया साल स्टार्ट हो गया है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए, नई ड्रेस चाहिए दीपा को, ठीक है, क्योंकि उसका कद बढ़ गया है, ठीक है। हर साल बच्चे बढ़ते हैं तो वो बढ़ गई है। उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वो 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दो, कितने मीटर? 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 मीटर, 2 मीटर से आप क्या समझते हो जब भी आप बोलते हो 2 और मीटर, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो m होता है, ठीक है, ये जो m है, m, इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। और आगे आप पढ़ोगे यूनिट कहते हैं। जैसे कि अगर आप दूध लेते हो तो मतलब मापने की यूनिट होती है, किसी भी चीज को नापने की यूनिट। जैसे कि दूध लेते हो आप तो किस में नापते हो? लीटर में, ठीक है। अगर आप कहीं केले लेते हो तो कितने होते हो? दर्जन में लेते हो, ठीक है। कोई स्केल कुछ नापते हो तो सेंटीमीटर में नापते हो स्केल से। अगर इंची टेप से नापते हो तो किस में नापते हो? मीटर में नापते हो, है ना। फिर आप कहीं जाते हो तो किलोमीटर में लिखा रहता है ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर। कोई बहुत छोटी चीज को नापते हो तो मिलीमीटर में नापते हो। तो ये सब जो यूनिट ये होती है, इनको क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। ये नापने का एक स्तर है। आगे और पढ़ेंगे हम ये क्या होता है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से कपड़े को मापता है। मतलब क्या करता है? दुकानदार के पास आपने देखी होगी एक छड़ी होती है, ठीक है, ये जिस तरह ये छड़ी दिखाई गई है, बहुत बड़ी छड़ी होती है, ठीक है। इसमें वो क्या करता है? नाप के कपड़े निकालता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापक फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है, वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली, 4 उंगली चौड़ाई के बराबर अधिक हो रखे, ठीक है। वर्दी की लंबाई के बारे में उसकी माँ कुछ कहती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो, इससे क्या करते हैं? इससे लेते हैं मेजरमेंट। किसका? दीपा का। क्या लेते हैं? मेजरमेंट लेते हैं। मतलब उसका गला कितना है, उसके हाथ कितने पतले हैं, चौड़े हैं, उसकी कमर कितनी है, ये सब। जिससे क्या पता लगता है कि ड्रेस कैसी बनाई जाएगी। और ये होता है कपड़े मापने का। ये जो स्केल होती है ये क्या होती है? कपड़े मापने के लिए। और ये होती है ऑफ कोर्स कोई ड्रेस बनाने के लिए, कुछ मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। ठीक है, ये लचीली होती है, घूम जाती है, फीते कहते हैं इसको। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? ज्योमेट्री बॉक्स मतलब वो बॉक्स होता है जो अपन को मिलता है। 4 उंगली से माँ का क्या तात्पर्य है? 4 उंगली से माँ ने कहा 4 अंगुल,
यानी उंगली, उंगली से उन माँ का क्या तात्पर्य है, ये क्या सोचती है, दीपा सोचती है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है। इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। ठीक है, उनके बीच चर्चा हो रही है, ये सारे दोस्त हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब इनका जो सवाल है वो सवाल है, हम कैसे मापते हैं। ठीक है, हम मापते कैसे हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा। कौन सी लंबाई से, हाथ की लंबाई से क्या मापते हुए देखा, कपड़ा मापते हुए देखा। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत में क्यारी बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। क्या करता है, कदमों की संख्या क्या करता है, गिनता है वो। ठीक है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैरों के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश ने कहा, ये मतलब हर जगह नापने का तरीका अलग है। कहीं 4 उंगली यूज हुई, कहीं हाथ की लंबाई करी गई, कहीं पैर की लंबाई, पंजे की लंबाई। दीपा उत्साह में कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम शरीर के अंगों का उपयोग करके कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए, वो पूछते हैं हमें क्या मापना चाहिए। अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई नापते हैं। ठीक है, तस्मीन कहती है। फिर क्या हुआ, ये जब लंबाई नापते हैं उसके बाद, ठीक है, पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करें। ठीक है, किस अंग का, हाथ का कर सकते हैं, ये तुम्हारे पूरी हथेली का कर सकते हैं। ठीक है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूं कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। तो वो इस हाथ के पंजे से क्या करती है, इस मेज की लंबाई कैलकुलेट करती। ठीक है, यानी लेंथ, लंबाई को क्या कहते हैं, लेंथ। ठीक है, हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं, मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या लिखा, अनीश का जो हाथ था वो 13 से थोड़ा अधिक था, मतलब 13 बार उसने ऐसा किया, उससे अधिक था। पद्मा का 13, 13 से थोड़ा कम, 13 व 14 के बीच में, और 14। ठीक है, पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी की बालिशतों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। मतलब क्या हुई है, डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त हुई है। तब हम बालिशतों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब हम इस मेज की लंबाई के बारे में क्या बोल सकते हैं। परंतु ये संख्या भिन्न क्यों होनी चाहिए, हरदीप विचार पूर्वक पूछता है कि संख्या अलग अलग ही क्यों होनी चाहिए, एक क्यों नहीं है। ठीक है, हरदीप पूछ रहा है। तस्मीन कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिशतों की माप अलग अलग होना है, मतलब हमारे हाथ के पंजे अलग अलग है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने बालिशत एक दूसरे के साथ रखे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी बालिशतों की लंबाई भिन्न भिन्न है, मतलब उनके हाथ की हथेली की लंबाई क्या है, अलग अलग है। दीपा विचार पूर्वक कहती, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने का या मापक फीते का उपयोग करते हैं। मतलब किसी भी वस्तु की लंबाई नापने के लिए वो स्केल का या इंची टेप का यूज करते हैं। इंची टेप मतलब जहां से वो मैंने दिखाया था, वो गोल 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 जो होती है, जिससे मैंने बताया था दीपा के गले का, हाथ का माप नापा गया। और स्केल तो हमें पता ही है, जो इस तरह होती है। ठीक है, जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिशत की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिशत की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, बालिशत की संख्या के रूप में। जैसे कि क्या हुआ था, किसी का 13 था, किसी का 13 से कम था। ठीक है, 13 से कम था, किसी का 13 से ज्यादा था। ठीक है, किसी का 14 था। तो ये सब, ये उन लोगों ने इस मेजरमेंट के हिसाब से किया ना। यह मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिशत एक मात्रक है। ठीक है, मात्रक यानी यूनिट है, जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, जैसे कि 2 मीटर, तो मीटर यहाँ यूनिट है। 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ यूनिट है। 1 लीटर, मान लो मैंने दूध लिया, तो लीटर क्या है, एक यूनिट है। केजी क्या है, एक यूनिट है। तो इन सबको क्या कहते हैं, यूनिट है। ये इसीलिए डिफाइन की गई है
कि चीजों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सके। ठीक है, अंतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जा सकती है, संख्या और मात्रक। संख्या और मात्रक, उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिशत के समान है तो 13 संख्या है, बालिशत मापक के लिए चुना गया है। तथापि बालिशत और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी, उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों के द्वारा लंबाई माप का एक समान हो। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जैसे कि मेरा जो हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ का लेंथ डिफरेंट है, आपके हाथ की लेंथ डिफरेंट है, हर एक इंसान के हाथ, उंगली, हर एक चीज की लेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो हम कैसे मापन करेंगे? अगर मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो मान लो मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, मेरे हाथ से मैंने मापा तो वो इतना लंबा आया। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना लंबा है। ठीक है, किसी और ने नापा तो वो इतना लंबा आया, दुकानदार ने नापा तो वो इतना लंबा आया, किसी ने इतना लंबा नापा। तो ये एक सही मेजरमेंट नहीं था, क्योंकि सब क्या आ रहे, डिफरेंट आ रहे। तो इसीलिए एक मात्रक या एक चीज चुनना जरूरी था जिससे सब नाप सके। इसीलिए क्या उत्पत्ति हुई, मान लो स्केल की, इंची टेप की। ठीक है, इन सब की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसे वेइंग मशीन की, जिससे अपन वेट नापते हैं केजी में, ग्राम में। ठीक है, ये सब, तो ये सब की प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणाली का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रक का वर्णन, जैसे अंगुल, उंगली की चौड़ाई, बहु अंगुल, धनुष, योजन आदि, उनका उपयोग कलाकृतियों, मतलब कुछ डिजाइन्स या मूर्तियां, वास्तुकला और नगर निगम योजना में होता है। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी उंगल का उपयोग करते हैं। कुछ कुछ दर्जी और शिल्पकार क्या करते हैं, अंगुली का यूज करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं के रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, जो पैमाने हो सकते हैं। मतलब कुछ चिन्ह पाए गए जिससे बता सकते हैं कि अच्छा ये लोग इससे मेजर करते थे। ये तो थोड़ी जीके की बात हो गई। अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे विज्ञान ढूंढना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान। मानक मात्रक मतलब हाँ, मानक मात्रक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। अब मानक मात्रक होता क्या है, या स्टैंडर्ड यूनिट होता क्या है? संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इनसे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। मतलब बहुत भ्रम उत्पन्न, इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे। सब बात करने लगे कि अरे यार, मतलब उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि मेजरमेंट कैसे नापे, हम ऐसा क्या करें जिससे हम समझ सके कि मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, तो उन लोगों सबकी मीटिंग हुई, सबने सोचा कि क्या करें, उन्हें अपनाने लगे, मतलब ये मात्रकों को अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई यूनिट मात्रकों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी मैंने आपको बताया, लीटर, केजी, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनियन का संक्षेपक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का संक्षेपाक्षर। ठीक है, अक्षर। ठीक है, तो इस तरह ऐसा यूनिट डिफाइन हुई। मतलब इसको कहते हैं, ऐसा यूनिट का जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब जो हर जगह क्या है, लागू है। ठीक है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। मैं बता चुका हूं कि देखो, लंबाई किससे नापते हैं?
मीटर से नापते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक m होता है। 1 मीटर पैमाना दर्शा गया। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। मतलब मान लो अगर जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर मैंने 1 मीटर नापा, मान लो ये 1 मीटर कपड़ा है, तो इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। और सेंटीमीटर किसमें होते हैं? जो अपनी स्केल होती है नॉर्मली, जो 15 सेंटीमीटर की स्केल नहीं होती है, ठीक है, ये 15। अब ये 15 सेंटीमीटर की है मान लो, तो 15 को कितने बार रखना पड़ेगा कि 100 आ जाए? तो उसको कहते हैं, मान लो 15 फिर 15 फिर 15, ऐसे जितने बार रखेंगे जब 100 हो जाएगा तब क्या होगा? 1 मीटर होगा। तो एक क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। संभवतः आप मीटर पैमाने को एक छोटे से भाग में परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक, जब भी आप अपनी स्केल देखेंगे तो वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से लेके 15 तक। दो बड़े चिन्हों के बीच में एक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरह। 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा है ये, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जब देखोगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, तो आप जैसे कि हाँ समझ गए, ये स्केल है, ठीक है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। मैं 0 से लूंगा तो हमेशा 2 सेंटीमीटर। मतलब मुझे कैलकुलेट कहां से करना है? 0 से करना है। अगर मैं 0 से कैलकुलेट करूंगा तभी। अगर मैं 0 से लेके यहां उठ के आया, मान लो इतनी बड़ी कोई पेंसिल है, तो कितने सेंटीमीटर की पेंसिल है? 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। इस तरह नापते हैं। पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो, मान लो ये 0 है, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये 0 है, मैं बता देता हूँ इसको। 0 से 1 के बीच में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 लाइन, मुश्किल से 10 लाइन दिखेंगे। जैसे कि 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट 9, और ये 10। मतलब ये 10 है और ये 0 है, तो इसके बीच में कितनी लाइन्स होंगी? 9 लाइन्स होंगी। यहाँ पे मान लो 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 0 से 1 में 0 से 10 में कितने का डिफरेंस है? 10 में। मतलब इसको यहां से यहां तक क्या कहेंगे? यहां से यहां तक जो ये जो एक पॉइंट सिर्फ ठीक है, ये इतना जो पॉइंट दिख रहा है, जो 2 लाइन्स है, ठीक है, जो 2 लाइन्स है उसको हम कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है। 2 लाइन्स के बीच को क्या कहते हैं? मिलीमीटर। मतलब जैसे कि अब जैसे कि इसमें कितनी लाइन है? 10, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है पूरा, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट है? 10 पार्ट है, तो कितने मिलीमीटर होगा? 10 मिलीमीटर। हर एक में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां से यहां तक नापा, तो ये कितना हो गया? ये तो पहले अगर सेंटीमीटर में नापे तो 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और मिलीमीटर में नापे तो 50 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरह, क्योंकि मिलीमीटर में हम 1 2 इनको कैलकुलेट करते हैं, छोटे छोटे को जो बीच में भी, जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, ऐसे, समझ गए। तो ऐसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। बड़ी लंबाई मापने के लिए बड़े किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे कि जब भी आप मान लो यहां से आप भोपाल में हो, भोपाल से इंदौर की दूरी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? किलोमीटर से। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप चीजें कैलकुलेट करते कैसे हो? डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो? चीजें नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो? किलोमीटर के स्वरूप में, ठीक है, किलोमीटर में। तो मान लो इंदौर से भोपाल है 250 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया, ठीक है। उसको हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, मीटर में मेजर नहीं करेंगे। अब जैसे कि एक और चीज, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है
1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब जब आप 1 किलोमीटर चल रहोगे तो आप कितने मीटर चल लोगे, 1000 मीटर चल लोगे। ठीक है, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर की वॉक की तो उसको मीटर में कितना होगा, 1000 मीटर। ठीक है, अब मान लो जैसे कि मैंने बताया भोपाल से इंदौर की डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर है, तो अगर इसको मीटर में करना होगा, किलोमीटर में तो मीटर में करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2,50,000 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि ये किलोमीटर होता है वैसे ही मीटर होता है, अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ये चीजें आपको अभी डिफिकल्ट लग रही होगी, धीरे धीरे ये आपको आसान लगने लगेगी जब आप इनका यूज रेगुलर करेंगे। अभी आप इनका यूज रेगुलर आपकी लाइफ में हो जाएगा, पहले भी करते थे पर आपको इसका ज्ञात नहीं था, पर आप जब रेगुलर करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, याद आने लगेगा। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से सीखना है हमें। ठीक है, सीखना है, समझना है। ठीक है, इन चीजों को। अब एक काम करिएगा, कभी आज आप घर पे जाइएगा, है ना, स्केल को अपनी देखिएगा, उसमें गिनिएगा कितने मिलीमीटर हो रहे, कितने मीटर हो रहे, ऐसे एक्सपेरिमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने कुछ पैमाने में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा, जैसे कि इन पैमाने के अंकन इंच में कहा है, जैसे कि इंच, कहीं कहीं क्या होता है सेंटीमीटर ठीक है, किलोमीटर ठीक है, मिलीमीटर ठीक है, कहीं कहीं इंच में नापते हैं। ठीक है, जैसे इसलिए उसका नाम क्या है, इंची टेप। ठीक है, इंच में नापते हैं। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, मतलब मैं यहां से गिनूं, क्योंकि जीरो से गिनते हैं अपन, 2.55 है यहाँ पे। ठीक है, 4, तो लगभग कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 2.54 जब सेंटीमीटर हो जाएगा तब उसको क्या कहते हैं, 1 इंच कहते हैं। ठीक है, और अगर 2 इंच करेंगे तो 2.54 प्लस 2.54 इक्वल टू 8, 5 5 10, 2 2 4 5, यानी 5.08 कितना होगा, 5.08 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंचेस होगा। ठीक है, तो इस तरह इंचेस भी होता है। तो एक और मात्रक है जिससे हम देखते हैं चीजें। ठीक है, पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच या फुट जैसे मात्रकों का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग अभी कुछ लोग करते हैं, पहले सुना होगा आपने इंच और फुट के बारे में। ठीक है, कभी ना कभी अपने कहीं ना कहीं से, किसी के मुंह से। ठीक है, मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर के पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिमाण अब भी भिन्न होंगे? नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए। ठीक है, अब लंबाई नापने की भी सही विधि होती है। आप यहां से भोपाल की डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो आप एक छोटी 15 मीटर की स्केल से नहीं नाप सकते, या फिर किसी मीटर स्केल से। आपको किस तरह नापना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जो स्केल होती है वो लेजर स्केल या फिर और कोई सी स्केल, उससे नापना पड़ेगा। या फिर किसी का भी मेजरमेंट करेंगे आप, तो अगर आप किलोमीटर का मेजरमेंट करेंगे तो आप पतली सी स्केल से नहीं नापेंगे। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि मेजरमेंट नापते कैसे हैं। जैसे एक कपड़े की लंबाई जो होती है वो मीटर में नापी जाती है, पेंसिल स्केल छोटी चीजों की सेंटीमीटर में, बड़े जगहों की किलोमीटर में। ठीक है, तो अब लंबाई मापने की सही विधि। ठीक है, लंबाई मापने की सही विधि, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की स्केल का। इस प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए आप मीटर, ठीक है, कक्ष की ऊंचाई हम किलोमीटर में नहीं नापेंगे, हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, पैमाने या मापक फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार का मापक के लिए सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीजों के ऐसे मापक के लिए दर्जी फीते जैसे लचीला मापक फीता अधिक उपयुक्त होता है। लचीला मापक फीता यानी मुझे इंची टेप बताया था मैंने। ठीक है, लंबाई का मापक करते समय हमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लंबाई का जो मापक होता है, जब मापेंगे आप
तो कुछ सावधानियां करने की आवश्यक है। अब वो सावधानियां क्या है वो हम देखते हैं। पैमाने को रखने की सही विधि, ठीक है। पैमाना कहाँ पे रखा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। जो भी आपको नापना है वो कहाँ पे रखेंगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे, फिर आप नापेंगे, ठीक है। आप कभी भी 1 पे रख के 2 पे रख के नहीं नाप सकते, वो गलत विधि है, ठीक है। पैमाना पढ़ते समय आंख को सही स्थिति पे रखिए, ठीक है। आप कभी भी अपनी आंख, ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आपको पेंसिल का मापने के साथ सरेखिक का एक मापक लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी आंख की स्थिति 5.5 के ठीक ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एकदम इस टो के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप नाप रहे हैं तो किसके ऊपर होनी चाहिए, इस टो के ऊपर। आप यहां से नहीं देखोगे, आप इतने पीछे आके नहीं है, टो पे देखोगे कि क्या ये टो कहाँ टच हो रही है, ये वाली जो लास्ट टो है वो कहाँ टच हो रही है, ठीक है। वही उसका क्या होगा, सही पैमाना होगा, ठीक है। वही उसकी सही लेंथ होगी। यदि पैमाने के सिरे टूटे हो तो लंबाई का मापक कैसे करें। यदि किसी पैमाने का सिर टूटा है या शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापक के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए अन्य पूर्ण जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपरांत उसके दूसरे के पाठ्यक्रम से इसका पूर्णांक से पाठ्यक्रम को घटना, उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में सिरे पाठ्यक्रम 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का 10.4 सेंटीमीटर अथवा वस्तु की लंबाई 10.6, मतलब ठीक है, समझिए, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे समझाता हूँ, अपन फोटो देख के समझेंगे, ठीक है। मान लो ये एक टूटी हुई स्केल है, ठीक है, दिख रहा है अपन को टूटी हुई स्केल है। अब आप नापोगे कैसे, ठीक है। पर इसमें कितनी चीजें कम है, जैसे कि कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से, पर ये स्टार्ट कहां से कर दिया, 1 से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1 से लेके यहाँ तक नापेंगे, ठीक है। तो मान लो ये आया 10.4 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल 10.4 सेंटीमीटर है, पर इसमें 1 सेंटीमीटर की तो कमी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्या इसमें कम है ना, ये वाला 1 सेंटीमीटर कम है, तो अपन 1 सेंटीमीटर इसमें से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ 9.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब आप पैमाना ऐसे भी नाप सकते हैं, जरूरी नहीं टूटा है तो नहीं नाप पाएंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापक कैसे करते हैं, वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जाता है। जो जिनकी दृष्टि खराब है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो मापक होता है, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं, ये सब क्या होता है, बाहर की साइड उभरे हुए होते हैं, जिससे वो टच करके ऐसे क्या कर सकते हैं, फील करके माप सकते हैं। इससे समझ में आया कि मात्रक क्या है, कैसे नापते हैं, किलोमीटर, मीटर, ठीक है। आइए मापक करें। अब मापक है, कोई वस्तु लीजिए, वस्तु की लंबाई नापिए, वो क्या क्या हो सकता है, आपकी पेंसिल हो सकती है, ठीक है, हो सकता है आप किसी कपड़े का माप ले रहे हैं, ठीक है, किसी क्लोथ का माप ले रहे हैं, या किसी और, मान लो आपने लिया है किसी रिमोट का माप। ऐसे अलग अलग मात्रक की वस्तु की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, उनकी सही यूनिट लिखेंगे। अगर आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर। अगर आपको कहीं भोपाल से इंदौर के डिस्टेंस, भोपाल से देवास की डिस्टेंस पता लगती है तो वो लिखिए कि 25 किलोमीटर। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, आप घर पे करिएगा। लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें लचीले पदार्थ से क्यों बनी हुई थी मापने वाली। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। जब भी लंबाई लिखे तो क्या ना भूलें, मात्रक, मात्रक है ना यूनिट। अतः आपके परिणाम में 2 भाग होते हैं, एक भाग अंक, दूसरा भाग मापन का मात्रक, ठीक है। एक भाग क्या होता है, अंक होता है, और दूसरा मात्रक। जैसे कि 1 केजी, 2 लीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 और मापक, ये और ये और ये, ठीक है। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्र ने वे उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने मान लो सेम किया है। आपके द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई की तुलना में अपने मित्रों द्वारा मापी गई वस्तु की लंबाई से करें, मतलब मेजरमेंट करेगी। क्या उसका मान लो उसकी पेंसिल है, आपकी पेंसिल है, तो क्या डिफरेंस है, क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं तो भिन्न होने के
संभावित कारणों पर चर्चा करिए। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ने पेंसिल है, ठीक है, किसी के पास पेंसिल है, किसी के पास 5 सेंटीमीटर की पेंसिल है, किसी के पास 3 सेंटीमीटर की पेंसिल है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसने ये पेंसिल शॉर्प कर दी, तो इसके पास कितनी बची थी? 3 बची, इसके पास कितनी बची? 5 बची। ऐसे आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप गलती भी कर दें, आप नापना चाहें, जैसे कि आपने पेंसिल को नाप लिया मिलीमीटर में, ठीक है, और स्केल को आपने नापने का ट्राई करा किलोमीटर में, तो ऐसा नहीं होगा। सही मात्रक चुनना जरूरी है। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही होते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो अगला टॉपिक है स्थिति का निर्धारण। ठीक है, स्थिति का निर्धारण, ठीक है, यानी डिस्क्राइबिंग पोजीशन। पोजीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? जैसे कि कोई भी स्टेट, जैसे कि एग्जांपल, एक दिन शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास में एक उद्यान की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है, मतलब एक कंपनी की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातः काल सीधे वहीं पहुंचने के लिए कहती है, सीधे कहती है वहीं पहुंचो। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान का विद्यालय की तुलना के पास होगा या दूर होगा, मतलब पास होगा या दूर होगा। तस्किन और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में ही होगा। दीपा कहने लगता है कि विद्यालय पास में ही होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पे होंगे। तो इस चित्र से अपन देखते हैं। अब जैसे कि ये उद्यान है, ठीक है, सबसे पास किसका है? पद्मा का। तस्मीन कह सकता है कि हाँ पास है, हरदीप के भी थोड़ा पास है, पर अनीश के घर से थोड़ा डिस्टेंस दूर है। तो हर एक विद्यालय से दूर है, बस स्टैंड से दूर है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए उस उद्यान की जो पोजीशन है, उद्यान की जो पोजीशन है वो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी, हर एक के लिए अलग अलग दूरी होगी। क्या आप सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। तब उनका प्रशिक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? सब सही है क्योंकि वे विद्यालय उद्यान की दूरी का अनुमान अपने घरों से कर रहे हैं, मतलब वो अपने घरों से डिस्टेंस नाप रहे हैं। जैसे कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, इसकी इतनी दूर है, इसकी इतनी है, सब अपने घर से नाप रहे। तो कोई कह रहा है मेरे घर के पास है, कोई कह रहा है मेरे घर के दूर है, ठीक है, घर से दूर है, तो उनके हिसाब से। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा, है ना, अगर मान लो जैसे कि बस स्टैंड कहाँ पे था? बस स्टैंड सबसे पहले था, है ना, फिर स्कूल था, फिर बाकी घर थे, फिर उद्यान था, ठीक है, उद्यान यानी कंपनी। अगर वो बस स्टैंड से डिस्टेंस नापे तो बस स्टैंड से सबकी डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर सारे बच्चे यही हैं तो उनकी बस स्टैंड से डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। सबके लिए क्या है? डिस्टेंस बस स्टैंड से सेम है। इसके विपरीत यदि उन्होंने वस्तु जैसे कि दूरी के बारे में विपरीत उन्होंने एक वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनके प्रेक्षण समान होते। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, मतलब किसी से रिलेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ से बस स्टैंड से रिलेट किया गया या फिर किसी ने अपने घर से रिलेट करा, ठीक है, कि डिस्टेंस है। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साह पूर्वक, ठीक है, किसी वस्तु की दूरी निर्धारण नियत वस्तु बिंदु के स्थान किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। संदर्भ बिंदु उसको कहते हैं जहां से हम रिलेट कर रहे हैं। मान लो मैं बस स्टैंड से रिलेट कर रहा हूं तो मेरे लिए संदर्भ बिंदु ये हो गया। अगर मैं अपने घर से रिलेट कर रहा हूं तो मेरे लिए संदर्भ बिंदु क्या हो गया? घर हो गया, कि घर से उद्यान की डिस्टेंस कितनी है? मान ले 5 किलोमीटर है, पर यहां से कितनी है? 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस संदर्भ में है कि मैं यहाँ पे क्यों हूं या फिर मैं अपने घर पर हूं, ठीक है। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों को कहता है, आओ आओ हम सभी खेल के मैदान पे चलते हैं, ठीक है। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने की उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, मतलब हमें बड़े लंबाई मीपे की मापन
फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। ठीक है, ये यूज होता है। मापन टेप, ये क्या होती है, बहुत लंबी होती है, इसको खींचते हैं और यहाँ से मापन टेप, अगर ये लंबे डिस्टेंस नापने हो तब क्या करते हैं, ये मापन टेप का यूज किया जाता है। ठीक है दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे, मतलब जहां से डिस्टेंस हम नापेंगे, यानी संदर्भ बिंदु। तो यहां से क्या किया इन्होंने, संदर्भ बिंदु लिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मान लो टेप रखी होगी, यहाँ पे खींचा, मान लो ये है 10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो ये फिर ये वाली डिस्टेंस नापी, फिर ये, इस तरह इन्होंने मापक बिंदु से ये पूरा, और जो पहला पॉइंट होता है जहां से नापना स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु। ठीक है, कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थर को पढ़ रही थी। किलोमीटर सूचक पर लिखा था दिल्ली 70 किलोमीटर, मतलब दिल्ली कितनी दूर है, 70 किलोमीटर। जब हम किसी बड़ी डिस्टेंस को नापते हैं तो किसमें नापते हैं, किलोमीटर में। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर रखा था 60, मतलब डिस्टेंस क्या होती गई, कम। मान लो यहाँ पे 70 थी, कुछ डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे 60, फिर 50, फिर 30, ऐसे ऐसे कम होती गई। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती गई, कम होती गई। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा है कि वह अपने नाना नानी जी के घर से कितने निकट पहुंच सकती है। मान लो वो यहाँ है, मतलब आगे है, पीछे, कितने कितने पास पहुंच रही है। ठीक है, तो इससे पता लगता है ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी इंगित कर रहा है, उसे इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। ठीक है, अब जैसे कि वो कहां पहुंचना चाहती है, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, संदर्भ बिंदु। ठीक है, संदर्भ बिंदु। अब जैसे कि मान लो अगर वो यहां पर है, ठीक है, तो कितने किलोमीटर है, 30। कभी वो यहां पे है तो 50, पर डिस्टेंस जो बराबर है, मतलब वो ऐसा पॉइंट जो कभी चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो उसको पहुंचना ही है ना, दिल्ली, तो दिल्ली उसके लिए क्या है, संदर्भ बिंदु। ठीक है, यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। जब किलोमीटर सूचक 60 दिखा रहा है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, गतिशील वस्तुएं, गतिशील, अब हम आ गए हैं गतिशील वस्तुओं पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो गति कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जैसे कि एक कार हो गई, साइकिल हो गई, या फिर हम वॉक कर रहे हैं तब हो गया। कुछ भी जो गति कर रहा है उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, आपने अपने आसपास वस्तुएं देखी और 5 गतिशील वस्तु बतानी है। ठीक है, और इन तालिकाओं में लिखनी है। ये जैसे कि गतिशील वस्तुएं लिखी, स्थिर वस्तु है ना, जैसे कि गाय खेत में चर रही है, तो स्थिर वस्तु क्या है, पेड़ है। ठीक है, विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील अथवा स्थिर है। तालिका में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। ये कैसे आपने डिसाइड किया कि कोई जो डिस्टेंस है वो क्या है, कि वो रुकी हुई है, मतलब ठीक है, वो गति नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे, कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है या पोजीशन जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। वापस पढ़ेंगे इसको, कोई भी गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिर समय के साथ परिवर्तित हो रही है, स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है तो वो वस्तु स्थिर है।
वस्तु की स्थिति के समय परिवर्तन, यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, मतलब परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो वो स्थिर है, ठीक है। अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो स्थिर होगा, और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो गति में होगा, यानी किस में होगा, मोशन में होगा। मोशन यानी जो गति कर रहा है, और एक होता है मोशनलेस, जिसका मतलब होता है गति नहीं कर रहा, ठीक है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि अभी भी वह सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हो गई, क्या ये गतिशील है, ठीक है। वो सोचती है वो बस में बैठी है, बस चल रही है, पर क्या ये गतिशील है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, मतलब जो बस में जितने ही बैठे आदमी वो उनकी गति नहीं बदल रही, अतः निश्चित ही यह स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने क्या पाया होगा कि वे गतिशील है, मतलब वो चल रहे, क्योंकि बाहर की वस्तुएं सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही, मतलब पेड़ों की बाकी चीजों की स्थिति क्या है, बदल रही। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट दिखाता है कि वो वस्तु गति कर रही है या फिर रुकी हुई है। यदि दीपा स्वयं को संदर्भ बिंदु मानती तो यात्री स्थिर है, ठीक है। तथापि यदि वह बस से बाहर किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती तो गति में, मतलब अगर वो किसी पेड़ को देख रही है या किसी बिल्डिंग को देख रही है, ठीक है, या किसी बिल्डिंग को देख रही है बस के बाहर, तो संदर्भ बिंदु उसके लिए ये हुआ, तो वो क्या है, गति में है, यानी मोशन में है। पर अगर वो किसी इंसान को देख रही है, ठीक है, मतलब अपने आसपास वाले ह्यूमंस को या फिर खुद को, ठीक है, तो वो मोशनलेस है, मतलब गति में नहीं है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा पर चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है, मतलब कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं जहाज गति में है या विराम अवस्था में? क्या कोई ऐसी स्टेप है जिससे आप जान सकते हैं? मान लो आप किसी जहाज में बैठे हो, ठीक है, कुछ खिड़की विड़की कुछ नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा आप गति में? अगर आप कोई संदर्भ बिंदु नहीं बता पाए तो आपको कैसे पता लगेगा आप गति में? अब गति के कुछ कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप। एक रबड़ लीजिए, निश्चित ऊंचाई से छोड़िए, उसकी गति का अवलोकन कीजिए, ठीक है। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, मतलब सीधे सीधे आ जा रहा है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो यह सरल रेखा में गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस में परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट स्मरण कीजिए, क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो क्या वह सीधे रेखा में अनुदित गति कर रहा है? जब कोई वस्तु सरल रेखा में अनुदित गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। मतलब कोई सरल रेखा में गति करती है तो उसको क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति, ठीक है। अगर कोई सीधे चल रहा है, ठीक है, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन, मतलब वो एक सीधे स्ट्रेट पाथ में गति कर रहा है, ठीक है। किस में कर रहा है? स्ट्रेट पाथ में गति कर रहा है, सीधे पाथ में। अपने चारों ओर के परिवेश इस प्रकार गति की पहचान कीजिए, है ना। ऐसे जैसे कि कोई गाड़ी अगर सीधे चल रही है, मुड़ नहीं रही है, तो वो एक रेक्टिलिनियर, यानी मतलब वो एक लीनियर फॉर्म में, यानी सरल रेखीय गति कर रही है। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती है? आपने झूलों और घूमने वाले, जैसे कि अब कुछ चीजें तो सीधी चलती हैं, ठीक है, पर कुछ गति ऐसी भी होती है, जैसे मैं पत्थर फेंक रहा हूं तो वह ऐसे जाता है, ठीक है। झूला जो है उसकी गति क्या होती है? उसकी गति होती है यहां से यहां की ओर, ठीक है। कोई और झूला होता है जो गोल वाला हो, ठीक है, मान लो ये गोल वाला झूला है तो उसकी गति क्या होती है? इस तरफ गोल होती है। तो हर एक गति क्या होती है? अलग अलग होती है। हर एक गति क्या होती है?
अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें। जैसे कि ये एक धागे में एक छोर में एक रबड़ और एक आलू बांधिए, इसके दूसरे छोर में हाथ से पकड़िए तथा इसे घुमाइए, इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में अनुचित करती है तब उसे वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब कोई गति अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर, यानी ऐसे घुमावी पाथ में मोशन कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। एक धागे को एक छोर पे बांध दिए, ठीक है, और उसे मान लो एक रबड़ मैंने बांधा, ठीक है, और उसे ऐसे, तो ये मोशन किस साइड करेगा? ऐसे और ऐसे। ठीक है, मान लो ये झूला है तो ये कैसे मोशन करेगा? ऐसे ऐसे। ठीक है, दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़, क्या वह इसकी झूले की गति के समान है? ठीक है, जैसे मैं रबड़ की गति कराऊंगा तो झूले की गति के समान है। ठीक है, तो इस गति को क्या कहते हैं? जब भी कोई वस्तु किसी नियत स्थिति में इधर उधर गति करती है, मतलब आगे पीछे, उस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी फोर्स, ऑसिलेटरी सॉरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई गति इस तरह कर रहा है आगे पीछे, ठीक है, जिसे झूला करता है, यहां से यहां, इधर से इधर, या फिर आगे पीछे, मैंने एक रस्सी लगाई, एक रबड़ बांधा या स्टोन बांधा, वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, इसको एक छोर मेज पे दबा दीजिए। ठीक है, इधर दबा दिया है। आप इसको दबाने के लिए कुछ पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। पट्टी के दूसरे छोर पर थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। इस पट्टी के छोर का गति का अवलोकन कीजिए। मान लो ये बुक्स रखी है, ठीक है, मैंने ये स्केल रखी, ठीक है, मैंने इसको नीचे खींचा ऐसे करके और फिर छोड़ दिया, तो ये गति कैसे करेगी? ऐसे 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 करेगी। ठीक है, मतलब वो अपने जो मोशन है, यानी मोशन है जैसे घूम रही है, वो क्या करेगी? रिपीट करेगी। ठीक है, यदि यह भी क्या है? दोलन गति का उदाहरण है, यानी ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, और यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। मतलब अगर कोई गति, मान लो अगर कोई, जैसे कि घड़ी, एक वॉच होती है, ठीक है, तो उसके 3 काट, ये वॉच मान लो 12 है, तो एक ही बार तो 12 बजती है ना, कितने बार 12 बजती है? तो ये अगर उसका मोशन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन, यानी उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गति आवर्ती कहा जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में भी होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती रहती है, मतलब बार बार दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों प्रकृति में आवर्ती गति है, मतलब पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, में दर्शाए गए बच्चों को पार्क में देखे अथवा बच्चों के पार्क में भ्रमण विभिन्न वर्गीकरण कीजिए। मतलब कौन सा बच्चा क्या मोशन कर रहा है वो वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि लीनियर मोशन हो रहा है, ये सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है, ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ये पीरियोडिक मोशन ये हो रहा है, ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन में ही होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या क्या मोशन कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देख के पता लग रहा है। और यहाँ पे अंकित कीजिए, मतलब यहाँ पे लिखिए कि कौन कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ सारांश। जैसे कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई यूनिट को दिशा मापन द्वारा मापने देशों द्वारा मापन के मापक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब एसआई यूनिट क्या है? पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक्सेप्ट है, मतलब इसी से नापा जाएगा। ठीक है,
किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बूंदी के बिंदु के सापेक्ष बताई जाए तब उस बिंदु के संदर्भ को बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं, मतलब एक फिक्स पॉइंट कहते हैं। एक वस्तु जो को गतिमान में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, मतलब किसी फिक्स पॉइंट्स के अलोंग अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, मान लो यहाँ दिल्ली है, ठीक है, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, ठीक है, मतलब दिल्ली क्या फिक्स है ना, दिल्ली थोड़ी मूव कर रही है। मूव कौन कर रहा है? मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे संदर्भ पॉइंट क्या हुआ? दिल्ली हुई संदर्भ पॉइंट, ठीक है। और मैं क्या हुआ? गतिशील, यानी या फिर मूविंग पॉइंट कह सकते हैं, या फिर मोशन में हूं मैं, ठीक है। तो ये सब, जब कोई वस्तु सरल रेखा को अनुचित करती है तो उस गति को सरल रेखा, अगर कोई वस्तु सीधे चलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सरल रेखी, यानी लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ अनुसरित करती है तो उससे वृत्तीय, यानी अगर कोई सर्कल में घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? कोई सर्कल में अगर कोई चीज घूम रही तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई वस्तु नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है उस गति को दोलन गति कहते हैं, मतलब कोई इधर उधर गति कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और ठीक है, ये तो हमने आज चार मेन, तो हमें याद रखना है, लीनियर मोशन होता है जो सरल गति है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन होता है जो सर्कल में घूम रहा है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, जो गोल गोल घूम रहा है, और मतलब जिसके रिपीटेशन रिपीट हो रहे हैं। एक होता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जिसके टाइम के साथ जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जो भी सर्कुलर मोशन होगा, है ना, हर सर्कुलर मोशन पीरियोडिक नहीं होता है, पर हर पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। जैसे कि कोई घड़ी है, घड़ी में पीरियोडिक मोशन होता है, एक मोशन बार बार रिपीट होता है, पर ये सर्कल में भी घूम रही है तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन भी है, ठीक है। तो इस तरह चीजें समझ में आती है। अब इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ये चैप्टर आपको देखना है, इसको समझना है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चंस आए तो आपको बताना है। जानता हूं ये नया टॉपिक है, एक्सेलरेशन, मतलब आपको गति के बारे में सीखने को मिला, मोशन के बारे में सीखने को मिला, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो सीखने को मिला, और मोशन के क्या क्या अलग अलग नाम है वो सीखने को मिला। तो ये आपको विज्ञान की राह में आप और आगे बढ़ चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि कैसे कैसे समझना है। बस आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए, ठीक है, हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। और थैंक यू बच्चों, ठीक है।